नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से यूनिक ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। और राजस्थान के प्रजामंडल का आज अंतिम लेक्चर रहेगा आपका। और इस प्रजामंडल में अपन ने बहुत सारी चीजें देख ली है ना, लगभग सारे प्रजामंडल कवर कर लिए हैं। और कुछ प्रजामंडल जो है उनमें सिर्फ संस्थापकों के नाम और उनके कोई विशेष अधिवेशन में कोई कार्य हुआ है, कोई उन्होंने कोई काम करवाया है, तो उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज ये प्रजामंडल का अंतिम लेक्चर होगा। इसमें फटाफट से हम जो प्रजामंडल पहले पढ़े हुए थे, क्योंकि सर्वाधिक जो प्रश्न आते हैं अपने प्रजामंडलों से वो ये आते हैं कि इस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई और इस प्रजामंडल के संस्थापक कौन कौन थे, या इस प्रजामंडल से संबंधित जुड़े हुए व्यक्ति कौन कौन से थे। तो उन प्रमुख व्यक्तियों को भी अपन एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना जैसलमेर रह गया था। जैसलमेर 1945 में बनेगा, जोधपुर में बनेगा। ठीक है, तो अपने स्वस्थान में न बनने वाले प्रजामंडलों के बारे में अगर कोई पूछे तो जैसलमेर प्रजामंडल का नाम भी उसमें आता है। ठीक है, तो और कौन कौन से नहीं बने थे अपने स्थान पर? एक सिरोही वाला भी नहीं बना था, अभी देखेंगे बंबई में बनेगा। जैसलमेर वाला भी नहीं बना अपने स्वस्थान पर। ठीक है, एक भरतपुर वाला भी अपने रेवाड़ी में बन रहा है। ठीक है, अपन ने देखा था, है ना। तो ये खुद के स्थान पर नहीं बन के बाहर बने। ठीक है, बीकानेर वाला अपने कलकत्ता में बन रहा है ना, तो ये बाहर बने हैं। तो ये जोधपुर में बनेगा जैसलमेर वाला प्रजामंडल, 1945 में बनेगा। इसके संस्थापक का नाम याद रखें ना आप, मीठालाल व्यास। कौन थे इनके संस्थापक? मीठालाल व्यास और एक रघुनाथ सिंह। ठीक है, तो रघुनाथ सिंह वहां पर एक संस्था चलाया करते थे, माहेश्वर नवयुवक मंडल। उस माहेश्वर नवयुवक मंडल से ये यहाँ से जैसलमेर प्रजामंडल में जुड़ जाते हैं। और ये रघुनाथ सिंह वही रघुनाथ सिंह है जो अपन देखते हैं कि रघुनाथ सिंह का मुकदमा किसने लिखी थी? रघुनाथ सिंह का मुकदमा अपने सागरमल गोपा द्वारा लिखी गई कृति है। और सागरमल गोपा ने इन्हीं पर जो एक फर्जी मुकदमा बनाया था अपने जैसलमेर वाले राजा ने, तो उन पर जो है एक व्यंग्य कसते हुए रघुनाथ सिंह का मुकदमा लिखा था। किसने? सागरमल गोपा ने। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न वो यही है कि ये रघुनाथ सिंह वही वाले हैं, है ना। सागरमल गोपा भी अपने जैसलमेर के हुआ करते थे और ये रघुनाथ सिंह भी अपने जैसलमेर के हुआ करते थे। तो एक ये ध्यान रख लेना, अपने जैसलमेर प्रजामंडल 1945 में है। और इसके बाद जो है सिरोही प्रजामंडल आता है। सिरोही प्रजामंडल अपने 1939 में बन जाता है, बंबई में स्थापित होता है। और इसके संस्थापक थे गोकुल भाई भट्ट, जिनको राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, तो गोकुल भाई भट्ट और वृद्धि शंकर त्रिवेदी, है ना, जिसको अपन वृद्धि शंकर भी आ जाए आपकी, वृद्धि शंकर आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो एक ही नाम है। एक तो गोकुल भाई भट्ट और वृद्धि शंकर त्रिवेदी, दोनों नाम जो है सिरोही प्रजामंडल से संबंधित है, ध्यान रख लेना। फिर इसके बाद एक कुशलगढ़ प्रजामंडल आता है। ये कुशलगढ़ अपने बांसवाड़े में पड़ता है वर्तमान में। और कुशलगढ़ एक तरीके से अपन देखते हैं कि राठौर ठिकाना था उस समय, है ना। तो राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने थे। 3 ठिकानों में एक महत्वपूर्ण ठिकाना था कुशलगढ़ वाला। ठीक है, कुशलगढ़ वाला जो ठिकाना था, एक लावा वाला ठिकाना था अपने, एक नीमराना में भी एक ठिकाना था। ठीक है, तो 3 ठिकाने अपने महत्वपूर्ण थे। कुशलगढ़ अपने यहां पड़ रहे हैं, लावा अपने टोंक में पड़ेगा, और अपने अलवर वाले एरिया में पड़ेगा अपने नीमराना वाला ठिकाना। ठीक है, तो 3 ठिकाने महत्वपूर्ण थे उस समय। तो कुशलगढ़ में जो है राठौर ठिकाना था, एकमात्र ऐसा ठिकाना जहां पर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1942 में हुई थी। बांसवाड़ा में भी नहीं हुई, उससे पहले जो है कुशलगढ़ में हो गई ये प्रजामंडल की स्थापना, है ना। और इस आदमी का नाम याद रखना, भंवरलाल निगम। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। और भंवरलाल निगम का आप नाम कंठस्थ कर ही लेना, बिकॉज ये एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, है ना। तो भंवरलाल निगम द्वारा कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके बाद जो है बांसवाड़ा प्रजामंडल आ जाता है। बांसवाड़ा यहीं पे पड़ता है, 1943 में इसकी स्थापना होती है। और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी द्वारा ये स्थापना की जाती है। कौन? नाम याद रख लेना, भूपेंद्र नाथ द्वारा त्रिवेदी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने एक अखबार भी निकाला था संग्राम नाम से, है ना। बंबई से अखबार निकाला था, साप्ताहिक अखबार हुआ करता था। कौन थे? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। ये बांसवाड़ा के थे अपने, और बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना करेंगे 1943 में। एक इसमें 2 नाम और याद रखना, एक तो मणिशंकर नागर और धूलजी भाई भावसार। ठीक है, और धूलजी भाई भावसार का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो वो है अपने बांसवाड़ा प्रजामंडल से संबंधित। इनकी पत्नी का नाम जरूर ज्यादा पूछा जाता है। तो इनकी पत्नी थी धूलजी भाई साहब की, धूलजी भाई भावसार की विजया बहिन भावसार। ठीक है, तो विजया बहिन भावसार द्वारा महिला मंडल की स्थापना करी जाती है अपने बांसवाड़ा में। तो ये इनका नाम याद रखना, विजया बहिन भावसार। तो ये पूछ सकते हैं कि विजया बहिन भावसार का संबंध किस प्रजामंडल से संबंधित था? तो ये कौन सा? बांसवाड़ा प्रजामंडल से संबंधित था। फिर एक डूंगरपुर में प्रजामंडल खुलता है बांसवाड़ा के बाद। पहले कुशलगढ़, पहले सिरोही में 39 में खुलता है, फिर अपने 42 में कुशलगढ़ में खुल रहा है, फिर 43 में अपने बांसवाड़ा में खुल रहा है, और 44 में अपने डूंगरपुर में खुल रहा है। 44 में डूंगरपुर में खुलता है। 1 अगस्त 1944 को तिलक की जब अपनी पुण्यतिथि मनाई जा रही थी, है ना। 1 अगस्त 1919 में जो है जब असहयोग आंदोलन चालू होगा, उस समय तिलक की डेथ हो जाती है। और उसी की जो पुण्यतिथि है वो मनाई जाती है 1 अगस्त 1944 को। और 1 अगस्त 1944 को जो है
ये डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना इसी तिथि पर की जाती है। और संस्थापक थे इसके भोगीलाल पंड्या, जिनको अपन वागड़ का गांधी बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के गांधी, भोगीलाल पंड्या वागड़ के गांधी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, संस्थापक हो गए भोगीलाल पंड्या, उसके बाद हरिदेव जोशी और गौरीशंकर उपाध्याय नाम से भी एक व्यक्ति थे। तो गौरीशंकर उपाध्याय भी जो है किस प्रजामंडल से संबंधित थे, वो अपने डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है। तो एक न्यूज़पेपर निकाला करते थे, हस्तलिखित न्यूज़पेपर था। तो राजस्थान में हस्तलिखित न्यूज़पेपर, हस्तलिखित समाचार पत्र निकालने का जो श्रेय दिया जाता है, वो दिया जाता है गौरीशंकर उपाध्याय को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। और उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था, सेवक। ठीक है, तो सेवक नाम का न्यूज़पेपर निकालते थे गौरीशंकर उपाध्याय। उसके बाद जो है प्रयाण सभाओं की स्थापना करी गई डूंगरपुर प्रजामंडल में, एक यूनिक, एक शिक्षा के प्रसार के लिए। बिकॉज देखो, ये आदिवासी एरिया है, यहाँ पर शिक्षा के प्रसार की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो डूंगरपुर वाले एरिया में शिक्षा के प्रसार के लिए डूंगरपुर प्रजामंडल ने प्रयाण सभाओं की स्थापना करी। ठीक है, तो ये प्रयाण सभाएं क्या होती थी, ये चलते फिरते स्कूल हुआ करते थे एक तरीके से। तो इस शिक्षा का प्रसार के लिए प्रयाण सभाएं लगाई जाती थी। जगह जगह पे बहुत सारे टीचर्स वगैरह लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते थे, उनको शिक्षित करने का प्रयास करते थे। तो इसी तरीके से इन प्रयाण सभाओं पर डूंगरपुर के राजा जो है कंट्रोल करना चाहते थे कि ये जो सभाएं हैं जन जागरूकता का कार्य कर रही है। तो उस समय जो है डूंगरपुर राजा और कंपनी द्वारा, सॉरी कंपनी तो नहीं रही थी उस समय, ब्रिटिश राज द्वारा जो है इन पर अपने एक तरीके से आप इनको कंट्रोल करने का प्रयास किया, नियंत्रण करने का प्रयास किया। इस वजह से दो घटनाएं होती है, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। पहली घटना होती है पूनावाड़ा की घटना, जो मई 1947 में होती है। वहां पे जो एक अध्यापक हुआ करते थे शिवराम भील, वो घायल हो जाते हैं इस पूनावाड़ा घटना में। ठीक है, और जो सबसे फेमस जो घटना हुई थी वो जून में हुई थी, जून 1947, 19 जून वाली तारीख भी याद रख लेना। रास्तापाल घटना थी, जो नाना भाई जो है और नाना भाई और सेंगा भाई को जो है गोली मार दी जाती है। नाना भाई को जो गोली मार दी जाती है वहां पे, कहां पे, रास्तापाल में। और सेंगा भाई जो है वो उनको पकड़ के जो है पुलिस ले जाने लगती है, और उसको जो बचाने का कार्य करती है वो है कालीबाई। ठीक है, तो कालीबाई बहुत महत्वपूर्ण नाम है राजस्थान के, अपने फ्रीडम स्ट्रगल भी बोल सकते हैं, है ना। और गुरु शिष्य परंपरा में भी कालीबाई का नाम बहुत सहृदय, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ दिया जाता है ना। तो कालीबाई जो है वो उसमें सेंगाबाई को बचाते हुए शहीद हो जाती है ना। इस वजह से गैप सागर नामक तट पर, गैप सागर अपने यहीं पड़ रहा है डूंगरपुर में, और गैप सागर में सेंगाबाई और कालीबाई की प्रतिमाएं खुदवाई जाती है। तो ये भी ध्यान रख लेना है। ठीक है, इसके बाद ये दोनों घटनाएं याद रख लेना, रास्तापाल और पूनावाड़ा, ये दोनों किससे संबंधित है, प्रयाण सभाओं से संबंधित है। कहां से संबंधित है, डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है, ध्यान रख लेना। फिर झालावाड़ में 1946 में सबसे अंतिम प्रजामंडल है राजस्थान का। ठीक है, 1946 में झालावाड़ वाला अंतिम प्रजामंडल है। ठीक है, और अंतिम प्रजामंडल है नैनूराम शर्मा जी की प्रेरणा से ये प्रजामंडल की स्थापना होगी, ध्यान रख लेना। नैनूराम शर्मा जी का पत्थरों का काम था, व्यवसाय था, तो वो अपने कोटा से झालावाड़ जाया करते थे। तो वहां से जो है प्रेरणा मिली इसको, मांगीलाल भव्य को, और ये इन्होंने क्या किया, 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना करी। यहाँ पे राव राजा हुआ करते थे, राज राजा जिनको बोला जाता था, हरिश्चंद्र जी। ठीक है, तो हरिश्चंद्र झालावाड़ शासक हुआ करते थे। वो खुद बोलते हैं कि मैं अपने खुद के नेतृत्व में जो है यहाँ पर एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करता हूं। तो ये ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस राज्य के राजा द्वारा खुद उत्तरदायी शासन के, अपने नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना करी गई थी। तो किस राजा के द्वारा की गई है, ये अपने झालावाड़ प्रजामंडल के द्वारा की गई, सॉरी झालावाड़ के राजा अपने हरिश्चंद्र द्वारा की गई है, ध्यान रख लेना। फिर एक यहां से प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि एच के मंगलानी, ये भी झालावाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो एच के मंगलानी ने एक पुस्तिका लिखी थी, उसका नाम था प्रगतिशील कदम। तो ये दोनों चीजें भी याद रख लेना कि एच के मंगलानी या प्रगतिशील कदम जिनकी कृति थी, वो किस प्रजामंडल से संबंधित थे, अपने झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित। ऐसा प्रश्न पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। फिर इसके बाद देखते हैं प्रतापगढ़ में 1945 में एक, यहाँ पर एक प्रतापगढ़ में भी एक अपने प्रजामंडल खुलता है, और उसके संस्थापक दो नाम याद रख लेना, अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल। ठीक है, तो अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल किससे संबंधित है, अपने प्रतापगढ़ वाले प्रजामंडल से संबंधित। अब यहाँ पे एक बहुत बड़े आदिवासी नेता हुआ करते थे उस समय, ठक्कर बापा, है ना। वो ठक्कर बापा जो है अपने महाराष्ट्र के थे। ठक्कर बाबा की प्रेरणा से जो है अमृतलाल पायक ने इस प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना करी थी। तो ये पूछ सकते हैं कि राजस्थान के किस प्रजामंडल में ठक्कर बाबा नाम के एक आदिवासी लीडर की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, तो वो थे प्रतापगढ़ वाला प्रजामंडल। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रजामंडल है। तो ये अपना लगभग प्रजामंडलों का काम पूरा समाप्त हो गया। अब इसमें अपन फटाफट से देख लेते हैं। एक बीकानेर वाला प्रजामंडल था 1936 में, मगाराम वैद्य। सबसे पहला प्रजामंडल अपना जयपुर में, बूंदी में खुल रहा है 1931 में, है ना। जयपुर वाले प्रजामंडल के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जयपुर वाला प्रजामंडल आपके फेमस है,
एक चरखा संघ याद रख लेना आप, है ना, क्योंकि एक प्रश्न मेरे से भूल गया था जयपुर प्रजामंडल में, ये लिखा ना, चरखा संघ के बारे में बहुत बार पूछा गया है। चरखा संघ की स्थापना करते हैं अपने जमनालाल बजाज से संबंधित है ना, तो ये भी ध्यान रख लेना, ये फैक्ट आप जोड़ लेना, जमनालाल बजाज। तो जमनालाल बजाज द्वारा चरखा संघ की स्थापना करी गई थी जयपुर में, ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना। तो जयपुर प्रजामंडल हो गया, बूंदी वाला प्रजामंडल हो गया, नित्यानंद और कांतिलाल ये दोनों संबंधित है, तो इनको कैसे याद रखोगे, नित्य कांति कहां पे होती है, बूंदी में होती है नित्य कांति। फिर हाड़ोती वाला एफएम से याद करवाया था मैंने, ठीक है, फैज मोहम्मद या मोहम्मद फैज जिनको बोलते हैं, वो पहले अध्यक्ष थे हाड़ोती वाले के। कोटा वाले का पता ही है आपको, नैनूराम शर्मा अभिन्न, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। झालावाड़ का भी समझा ही दिया आपको। फिर करौली वाला है, करौली में 3 लोगों का नाम आते हैं प्रजामंडल में, और प्रश्न भी यहीं से पूछे जाते हैं। तो करौली के एक तो त्रिलोक चंद के नाम आप कंठस्थ कर लेना, कुंवर मदन सिंह और चिरंजीलाल शर्मा, ये तीनों नाम बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रख लेना, इनकी कोई भी ट्रिक बना लेना आप अपने स्तर पे, है ना। तो त्रिलोकचंद, मदन सिंह और चिरंजीलाल शर्मा, ये तीनों जो है करौली वाले प्रजामंडल से संबंधित है। धौलपुर वाले प्रजामंडल से भी 3 लोग संबंधित है, एक तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु अपने को पता ही है, फिर कृष्णचंद पालीवाल और मूलचंद, है ना। भरतपुर वाले की एक ट्रिक में बता देता हूँ, गोपी किशन, है ना, तो गोपीचंद और किशन लाल जोशी दोनों भरतपुर से संबंधित है, तो भरतपुर 1938 में खुलता है प्रजामंडल, तो ये दोनों याद रख लेना। अलवर वाले में हरिनारायण और कुंज बिहारी, ये दोनों हरिनारायण को हरिकुंज अपने अलवर से संबंधित है। फिर बीकानेर वाला आपने बता ही दिया, मगरम वैद्य। मारवाड़ वाले प्रजामंडल के बारे में अपन ने काफी डिटेल में पढ़ी लिया। किशनगढ़, राम शाहपुरा, ये सारे जो प्रजामंडल हैं आप जो है इनको कंठस्थ कर लेना। इनके ज्यादातर प्रश्न जो पूछे जाते हैं ना, वो किस साल जो इनकी स्थापना हुई है और कौन कौन इसके संस्थापक हुए करते थे, वो सारी चीजों से आपसे बार बार घुमा घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये था आज का अपना राजस्थान का प्रजामंडल, और यहां से शायद अब इनसे ज्यादा कुछ पूछने की गुंजाइश बचती नहीं, अपन ने काफी डिटेल में काफी अच्छे से एनालिसिस कर लिया सबका। और अब जो है अपन राजस्थान के प्रजामंडल के बाद अपना लास्ट टॉपिक रह गया, और एक पेज में अपन उसको करवा देंगे, और एक ही मतलब शायद एक ही क्लास में अपना ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो वो है अपना राजस्थान का एकीकरण, और राजस्थान का एकीकरण अपने राजस्थान के इतिहास में अंतिम क्लास होगी, ठीक है। उसके बाद अपन भारत का इतिहास चालू करेंगे, ठीक है। तो ये था अपना आज का टॉपिक। मुझे लगता है कि हमने लगभग बहुत अच्छे से डिटेल में सब चीजें बहुत अच्छे से कवर करते हुए चले। फिर बाकी अपन, है ना, क्वेश्चन आंसर में जो इसका ल्यूकाने बचा है, जो इसमें ढील बची है, वो सब अपन क्वेश्चन आंसर में डिस्कस कर लेंगे। और शायद मुझे लगता नहीं, अगर आप इन पेजों को जो आपने बनाए हैं नोट्स, अगर आपने पूरी क्लासेस देखी है, तो डेफिनेटली इन पेजों को आप बार बार रिविजन करके इसका फायदा ले सकते हैं, और जितनी बार एग्जाम से पहले आपका रिविजन होगा, उतने ही अच्छे चांस रहेंगे आप एग्जाम में सफल होंगे, ठीक है। तो ये था आज का अपना लेक्चर, और अपन जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अंतिम लेक्चर में, ठीक है, राजस्थान के। उसके बाद भारतीय इतिहास चालू करेंगे, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।